हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में यूनिट फर्स्ट का जो लेसन चल रहा है हमारा, जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इसमें हमने कुछ विशेषताएं पिछली वीडियो में देखी थी, आगे की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जो बिंदु है अगला वो देखेंगे हम। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की यह भी प्रमुख विशेषता है कि इसमें आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो भावी सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। ये सरकार द्वारा बाध्यकारी रूप में लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके लागू न होने पर हम किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकती है।
स्टूडेंट्स, अगला जो विशेषता है संविधान की, अगली विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो ध्यान रहे, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं स्टूडेंट्स? आयरलैंड से। ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अब ध्यान क्या रखना है कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा है आपको क्या, कि भारतीय संविधान की यह भी प्रमुख विशेषता है कि इसमें आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है? समावेश किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो भावी सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सरकार हैं उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो क्या करते हैं? एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सरकार द्वारा बाध्यकारी रूप में लागू नहीं करवाए जा सकते। हम बाध्यकारी नहीं कर सकते सरकार को कि आप नीति निर्देशक तत्व लागू करो ही, ठीक है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, तत्व हैं, उनको आप लागू करो, ऐसा हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप यदि किसी प्रकार से सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है, तो जिस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय में जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। क्यों भाई? हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है इसलिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर कोई सरकार लागू नहीं करती है तो अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है। अर्थात इनके लागू न होने पर हम किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते हैं। हम न्यायालय में किसी प्रकार का लेख, किसी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकते, कोई रिट नहीं लगा सकते हम कि भाई हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो रहे हैं, तो हम किसी प्रकार से कोई न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है। इतना ज़रूर है कि कोई भी सरकार नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। ये इतना ज़रूर याद रखना है हमारे को। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है स्टूडेंट समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान में पहले समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया। समाजवादी राज्य की स्थापना से आज से भारतीय राज व्यवस्था को एक नया आयाम या स्तर देना है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की समाजवादी राज्य। तो समाजवादी जो शब्द है, इसके बारे में हमें ज़्यादा गौर से देखना है कि पहले समाजवादी
शब्द जो था वो संविधान में शामिल नहीं था जब संविधान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, संविधान का निर्माण किया गया था, जब समाजवादी शब्द नहीं था। तो कब आया ये आया स्टूडेंट्स 42 संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा आया? 42 संविधान संशोधन के द्वारा आया था। और 42 संविधान संशोधन की बात आएगी तो आप याद रखना 1976 में इसमें इसको जोड़ा गया था। किसको? समाजवादी शब्द को। और समाजवादी शब्द जब जोड़ा गया तो इसका उद्देश्य, इसका आशय क्या रखा गया? इसका आशय क्या हुआ कि समाजवादी शब्द से आशय यह है कि जो समाजवादी राज्य है उसमें भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसको एक नया स्तर प्रदान करना है, नया स्तर देना है। अगली भारतीय संविधान की विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह पहले 21 वर्ष थी, जिसे अब 18 वर्ष कर दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में और 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कितनी कर दी गई है? अब 18, पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे संविधान में अगली विशेषता आती है वयस्क मताधिकार। जहाँ भी वयस्क मताधिकार की बात आएगी तो हमें ये याद रखना है कि वयस्क मताधिकार होता क्या है। वयस्क मताधिकार से आशय है क्या कि भारत में कोई भी नागरिक जिसकी न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, तो 18 वर्ष अगर हो गई हो उसकी नागरिक की आयु, तो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष, तो वो वोट डालने का अधिकार है उसको। ठीक है, वो सरकार को चुनने का अधिकारी बन गया है। ठीक है, ये वयस्क मताधिकार कहलाता है। वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु, ध्यान रखना, वर्तमान में न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। यानी कि अगर भारत का कोई व्यक्ति है, नागरिक है, वो 18 साल का हो गया तो उसे मतदान का अधिकार हो गया। किसका कितना अधिकार हो गया उसको? मतदान का। जैसे मान लो उसकी आयु कितनी है? 17 वर्ष की, तो वो क्या मतदान कर सकता है? वो मतदान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वयस्क मताधिकार में 18 वर्ष। 18 वर्ष से उसकी आयु कम है तो वो मतदान नहीं कर सकता। उसको वयस्क मताधिकार के आधार पर यह अधिकार नहीं है कि वो मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान कर सके। क्यों? उसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है स्टूडेंट्स, कितनी? 18 वर्ष। तो ध्यान रखना, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष। पहले ये कितनी थी? 21 वर्ष थी, और अब कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। नोट लिख देना, याद रखना नोट कि ये 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संशोधन से की गई है? 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। स्टूडेंट्स, अगली भारतीय संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसमें यह उल्लेखित है कि देश में रहने वाला नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। वह किसी भी धर्म की मान्यता का प्रचार कर सकता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा। देश तो पंथ निरपेक्ष है, अर्थात राष्ट्र या देश किसी भी एक धर्म को प्रचार या मान्यता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्र के समक्ष सभी धर्म एक समान हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अगली भारतीय संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। जहाँ नाम आ रहा है पंथ निरपेक्ष, पंथ यानी संप्रदाय या धर्म, उसका निरपेक्ष का मतलब उससे रहित, यानी कि किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देना, किसी एक धर्म को स्वीकृत न करना, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करना, यही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। यही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, छोटा प्रश्न आता है जब क्या कि पंथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, या पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है, तो सोचते हैं ये क्या आ गया पंथ निरपेक्ष, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें लिखना है कि पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय ऐसे राज्य से है जिसमें किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई हो। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय ऐसे धर्म से है जिसमें किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई हो, बल्कि सभी धर्मों को क्या माना गया हो? समान माना गया हो। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हमने अधिकार पढ़े थे। समानता अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, इसके अलावा शोषण का अधिकार 23-24 में था, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ये 25 से 28 में था, शिक्षा और संस्कृति का 29 और 30 में था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में था। मूल अधिकार पहले कितने थे? 7, और अब कितने हो गए? 6। एक हटा दिया। कौन सा हटा है? संपत्ति का अधिकार। तो उन अधिकारों के अंदर हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में, जिसमें ये उल्लेखित है कि भारत में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है।
किसी भी धर्म का वो प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म की वो मान्यता ले सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उसी धर्म को स्वीकार करेगा, उसी धर्म का प्रचार करेगा, उसी धर्म को मानेगा, ऐसा उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। क्यों? उसे स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन हम बात करें देश के संबंध में, तो यहाँ हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि देश के लिए क्या व्यवस्था है कि देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र तो क्या है, राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, यानी कि राष्ट्र के सामने सभी धर्म क्या है, बराबर है। देश तो पंथ निरपेक्ष है, अर्थात राष्ट्र देश किसी भी एक धर्म का प्रचार या मान्यता के रूप में उसे स्वीकार नहीं कर सकता, उसे स्वीकृत नहीं कर सकता। राष्ट्र के समक्ष सभी धर्म एक समान हैं, राष्ट्र के सामने सभी धर्म क्या है, बिल्कुल बराबर है। उसके लिए कोई एक धर्म विशेष नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर मानेगा। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।